निवेदन करूंगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम मोहन राय सर से कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन दें। सुंदर दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पद के साथ साथ ऐसी आत्मीयता दिखाई देती है, ऐसा मित्रवत व्यवहार और जहाँ पद होते हुए भी सभी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। माननीय राज्यपाल बिहार आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर रमेश गौड़ जी, प्रोफेसर आरसी प्रधान जी, राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एम चुनकू जी, जिनको आरिफ साहब कहते हैं कि वो मिजोरम के हो गए हैं बिहारी। रामनंदन मिश्र ग्रंथावली देर से ही सही लेकिन सही समय पर आई है। ऐसे समय में जो रामनंदन मिश्र की राजनीति, इनकी साधना, तपस्या और उनके विचार बिहार को और पूरे देश को जानना चाहिए, उस समय ये 5 खंडों में पुस्तक आई है। पहला खंड इसके बारे में जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने भी बताया और सचिन चतुर्वेदी जी ने भी बताया कि पहला खंड संस्मरण का है और इसी तरह से 5 खंड के अलग अलग विषय हैं। मुझे अगर आप पूछें कि इन 5 खंडों में कौन सा एक खंड पढ़ना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहला खंड पढ़िए, जिसमें रामनंदन मिश्र के संस्मरण है और उसके अलावा इसी पुस्तक में क्रांति कैसे हो इस पर उनके लेख, और वो उस समय के लेख हैं जब दरअसल क्रांति का रथ रुक गया था और रामनंदन मिश्र अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, समाजवादी नेताओं को बता रहे हैं कि क्रांति कैसे हो। फिर इसी पुस्तक में यानी इसी खंड में बहुत कीमती किसान आंदोलन के वे दस्तावेज हैं जो बिहार के संग्रहालय से, बिहार के आर्काइव में सुरक्षित थे, उनको निकाला है। और अगर उन दस्तावेजों को आप पलटेंगे, पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि 1930 में, मैं 1930 की बात कर रहा हूँ, 1930 के वो दस्तावेज हैं, 1930 से लेकर 40 तक। उसमें हर किसान आंदोलन में रामनंदन मिश्र उपस्थित थे। सहजानंद सरस्वती हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, श्री कृष्ण सिन्हा हैं, सब लोग हैं। लेकिन इन दस्तावेजों, वो जो आर्काइव में सुरक्षित थे दस्तावेज, वे दस्तावेज रामनंदन मिश्र के लिखे हुए नहीं है। वे दस्तावेज या पुलिस के एसपी के लिखे हुए हैं कि उस दिन क्या हुआ, और उसको आप पढ़ेंगे तो 1930 से 40 के बीच बिहार में जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक जमींदार का बेटा कैसे उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, आप जान सकेंगे। रामनंदन मिश्र 1906 में पैदा हुए और इन 5 खंडों को पढ़ते समय मैंने पाया कि 8 नवंबर रामनंदन मिश्र के जीवन की ऐसी तारीख है जो वो मानते हैं कि वो उनके जीवन में ईश्वरीय तारीख है। ईश्वर ने उस तारीख को उनके जीवन में सुनिश्चित किया है।
इसलिए हजारीबाग जेल तोड़ करके जो लोग भागे, उसकी तारीख भी 8 नवंबर है। अध्यात्म के रास्ते पर कालीपद गुहाराय से जब उनकी भेंट होती है और दीक्षा होती है, तो उसकी तारीख भी 8 नवंबर है। महात्मा गांधी से बार बार मिलने की जो तारीख है, उसमें कई तारीखें 8 नवंबर की है। और सबसे बड़ी बात जो हमें जाननी चाहिए कि समाजवादी आंदोलन के शिखर नेताओं में से एक रामनंदन मिश्र थे, और मैं 2 लोगों को जानता हूं जिनको ईश्वर ने अधिक उम्र दी। उसमें एक रामनंदन मिश्र है जो 89 तक थे, यानी आप कह सकते हैं कि हाल तक थे। उसी तरह से अच्युत पटवर्धन 1992 तक थे। ये प्रथम खंड में ही साधना के 3 सोपान, यानी रामनंदन मिश्र जी के जीवन को अगर हम देखें तो उनका जीवन पूरा का पूरा साधना में है। क्रांतिकारी भी है तो साधना रत है। तो उनके जीवन के 3 सोपान है। एक क्रांतिकारी हिस्सा है, दूसरा भक्ति साधना का है, और तीसरा है अध्यात्म आधारित समाज परिवर्तन। मैंने कहा कि यह पुस्तक सही समय पर आई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो समाज परिवर्तन की धारा चल रही है, उसकी बुनियाद वही है जो रामनंदन मिश्र की कल्पना में था। उन्होंने अपने लेखों में लिखा है, अपने मित्रों से कहा है कि आध्यात्मिक बुनियाद पर ही कोई समाज परिवर्तन हो सकता है। और इसीलिए प्रथम खंड में जो संस्करण है, वो संस्करण उनके अपने निजी जीवन के उसे हमें पढ़ना चाहिए। प्रधान जी से अगर आप बात करें तो प्रधान जी बताएंगे, और पुस्तक में भी उन्होंने लिखा है, सामग्री जगह जगह से जुटा कर लिखा है कि और सचमुच महात्मा बुद्ध ने अगर घर छोड़ा तो उन्होंने पिता से विद्रोह नहीं किया था। रामनंदन मिश्र ने घर छोड़ा, पिता से विद्रोह करके छोड़ा, और इसलिए विद्रोह किया क्योंकि वो महात्मा गांधी से वे जुड़ गए थे और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहते थे। तो पिता और पुत्र का जो पत्र व्यवहार है वो प्रथम खंड में है। बड़ी सावधानी से एक बेटा अपने जमींदार पिता को लिख रहा है, और लिख रहा है कि मैं ईमानदारी से ये बातें कह रहा हूं, और उनके पिता उसका जवाब भी दे रहे हैं। ये दोनों बातें उसको आप पढ़कर समझ सकेंगे कि उस जमाने में 1926-28 के आसपास की घटना है। तब एक वैभव भरा परिवार सब कुछ छोड़कर व्यक्ति क्रांति के लिए निकलता है, और पिता ने जो उनको आज्ञा की या अपने संपत्ति से वंचित किया, इसकी कोई परवाह नहीं। कम उम्र में 1917 तारीख नहीं लिखी है, लेकिन जब वो अपने संस्मरण में गांधी का संस्मरण लिखते हैं तो उसकी पहली लाइन यह है कि आज से 65 साल पहले महात्मा गांधी से
हमारी भेंट हुई। मैंने हिसाब लगाया कि 65 साल कब होगा, तो मैं ये मानता हूं कि 1917 में जब महात्मा गांधी पटना आए तब छोटे थे, बच्चे थे। राममंडल मिश्र, बैजनाथ सिंह उनके मामा थे और वो लेकर के महात्मा गांधी के पास उनको गए। महात्मा गांधी उस बच्चे से पूछते हैं कि तुमको कौन सा काम प्यारा, कौन सा काम प्रिय है? तो राममंडल मिश्र महात्मा गांधी होंगे, बहुत दक्षिण अफ्रीका की पूरी प्रसिद्धि उनके व्यक्तित्व में होगी, लेकिन उससे बिना प्रभावित हुए वह बच्चा सहज ढंग से कहता है कि मुझे सबसे प्रिय है खेल, खेल खेलना मुझे प्रिय है। उस बच्चे का जवाब और महात्मा गांधी का यह सुनना, यही वो क्षण था जब महात्मा गांधी ने माना कि ये हमारे काम का आदमी है, और उस बच्चे ने माना कि भविष्य हमारा महात्मा गांधी के साथ। और ये महात्मा गांधी के साथ बहुत बार हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब लंदन से लौट करके आए, बंबई जहाज से उतरे, तो आज जो आजाद मैदान कहलाता है तब ग्वालियर कैंप था। ग्वालियर कैंप के पीछे उषा मेहता रहती थी। उषा मेहता के यहाँ महात्मा गांधी ठहरे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी से मिलते हैं, 5-7 मिनट की बात होती है, और उस 5-7 मिनट में गांधी ने तय समझ लिया कि ये हमारे काम का नहीं है, और नेताजी ने समझ लिया कि हमारे नेता महात्मा गांधी नहीं। और गांधी जी ने सलाह दी उनको कि तुम चित्तरंजन दास के पास जाओ। चाहता हूं कि बचपन में ही राममंडल मिश्र ने अपना भविष्य पक्ष चुन लिया, और जो संस्मरणों की इसमें 2-3 संस्मरण है। मैं एक संस्मरण के बारे में जरा ज्यादा बताना चाहूंगा, वो है सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी एक ऐसे संत हुए हैं, ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, ऐसे विचारक हुए हैं, जिनका 2 लोगों के साहित्य में बार-बार उल्लेख आता है। सबसे पहले आचार्य देवी कृपलानी को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि सतीश चंद्र मुखर्जी का वो बार-बार उल्लेख कर रहे हैं। और आप सब जानते होंगे कि आचार्य कृपलानी जब गांधी आश्रम बनाने के लिए उन्होंने इरादा बनाया तो सतीश चंद्र मुखर्जी के पास गए। सतीश चंद्र मुखर्जी ने आचार्य कृपलानी से कहा कि नाम क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा कि गांधी आश्रम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सोचा है, तो उसके आगे श्री लगा दो। तो जो गांधी खादी की संस्था श्री गांधी आश्रम है, वो सतीश चंद्र मुखर्जी की सलाह से बनी है। वो सतीश चंद्र मुखर्जी बार-बार राममंडल मिश्र के साहित्य में आते हैं, और राममंडल मिश्र जी ने लिखा है कि 1857 से की क्रांति से 65 साल पहले नहीं, 1857 की क्रांति के कुछ साल बाद 1865 में सतीश चंद्र मुखर्जी का जन्म होता है, और वो 1948 तक है। 1914 से 1922 उनका काशीवास है। 1930 में वो पटना में है। 1930 से 1948 तक काशी में है। और सतीश
चंद्र मुखर्जी उन लोगों में से हैं जिनको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज की जाननी है, उसका कोई अगर गंगोत्री है तो वो सतीश चंद्र मुखर्जी है। वो साधक भी है, शिक्षा क्षेत्र को उन्होंने स्वराज के लिए चुना और भागवत चतुष्पदी, दान मासिक और देवनागरी लिपि, उस जमाने में देवनागरी लिपि के लिए जिस आदमी ने काम किया वो सतीश चंद्र मुखर्जी थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन उन्होंने बनाया और उस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में रविन्द्रनाथ ठाकुर, भगिनी निवेदिता, श्री अरविंदो, कौन कौन नहीं था उस समय। उनके कुछ ऐतिहासिक पत्र हैं सतीश चंद्र मुखर्जी के, और उन पत्रों से आप जान सकेंगे, वो पत्र इस पुस्तक में है, उन पत्रों से आप जान सकेंगे कि सतीश चंद्र मुखर्जी पृष्ठभूमि में रहकर महात्मा गांधी को भी अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं और अध्यात्म के कुछ सूत्र भी दे रहे हैं। मैं एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। 20 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी का पत्र सतीश चंद्र मुखर्जी को मिलता। नहीं, मैं गलत बता गया। नोआखाली में महात्मा गांधी हैं 9 दिसंबर 1946 को, और वहां से वो सतीश चंद्र मुखर्जी को एक पत्र लिखते हैं। पत्र में महात्मा गांधी उनसे परामर्श चाहते हैं कि इस विपरीत अवस्था में, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि नोआखाली की कैसी परिस्थिति थी, उस विपरीत अवस्था में महात्मा गांधी जिससे स्थिर चित्त होकर समस्याओं को हल करने की प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं, वो सतीश चंद्र मुखर्जी। उन्होंने पत्र लिखा कि कैसे स्थिर चित्त रहे, और उसका जवाब दिया 20 जनवरी 1947 को सतीश चंद्र मुखर्जी ने। और उस पूरे पत्र का सार क्या? सतीश चंद्र मुखर्जी कहते हैं कि राम नाम का जप करो और उसमें स्थिर हो जाओ। महात्मा गांधी राम नाम के जप में स्थिर थे ही। गांधी जी का उत्तर उनको आता है 1 दिसंबर 1947 को कि मैं आपकी सभी स्थापनाओं से सहमत हूं। यानी प्रथम खंड में सतीश चंद्र मुखर्जी को पढ़ना आज जो समाज परिवर्तन, राज्य व्यवस्था के परिवर्तन में जो लोग भी लगे हुए हैं उनके लिए प्रेरणादायक होगा। और इसी तरह से संस्मरण में गांधी जी पर रामनंदन मिश्र जी के संस्मरण है, और उस संस्मरण में वे कहते हैं कि महान कौन है। महात्मा गांधी के अपने संपर्कों का हवाला देते हुए ये सवाल रामनंदन मिश्र उठाते हैं, और मैं आप मित्रों आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो कसौटी रामनंदन मिश्र ने किसी महान व्यक्ति की दी है, वही कसौटी मैंने भी सच पाई है। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी से जब मैं पहली बार मिला तो मेरे मन में कोई बहुत श्रद्धा नहीं थी, दूसरी बार मिला तो थोड़ी श्रद्धा पड़ी। और फिर लिखते हैं कि जीवन के इस मोड़ पर महात्मा गांधी ही वह व्यक्ति हैं जिनसे जब जब मैं मिला मेरी श्रद्धा बढ़ती गई, और जिस व्यक्ति के प्रति
बार बार मिलने के बाद आप में श्रद्धा बढ़ती हो, वही महान है। और मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँगा कि आरिफ मोहम्मद खान जो महान 1924 से 25 महात्मा गांधी के संपर्क में बनारस में है। राम मंदिर में 1926 में गांधी जी दरभंगा आते हैं और राम मंदिर मिश्र उनके कार्यकर्ता बन जाते हैं। उसके बाद के बड़े किस्से हैं, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहता हूँ। साबरमती जाते हैं। साबरमती जब गांधी ने छोड़ दिया और सेवाग्राम गए तो सेवाग्राम राम मंदिर मिश्र का दूसरा घर है। 1942 में जब कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के साथ दगाबाजी कर रहा था, उस समय राम मंदिर मिश्र महात्मा गांधी से बात करते हैं और गांधी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद आज लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुझे मेरे अंदर तड़प है, मैं आगे बढ़ूंगा, तो तुम्हारे जैसे लोग हमको चाहिए। उसी तरह से 1947 में पटना में महात्मा गांधी और राम मंदिर मिश्र की भेंट है डॉक्टर महमूद कोठी। महमूद की कोठी का एक बड़ा अच्छा रोचक वर्णन है उस संस्मरण में। महमूद की कोठी में जब राम मंदिर मिश्र गांधी जी से मिलने जाते हैं तो गांधी जी के सेक्रेटरी वगैरह सब बदलते रहते थे। तो उस समय कोई मृदुला नाम की महिला है, मृदुला नहीं जानती है कि राम मंदिर मिश्र और गांधी के संबंध क्या है, लेकिन मृदुला तैयार हो जाती है गांधी जी से मिलवाने के लिए। मृदुला ने परिचय कराया कि ये राम मंदिर मिश्र हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री। तो गांधी जी कहते हैं कि मृदुला, यह तो मेरा राम मंदिर, और यही है सचमुच राम मंदिर की परिभाषा। महात्मा गांधी कहते हैं कि यह तो मेरा राम मंदिर है। सोशलिस्ट पार्टी के प्रधान की पूछ लगाकर तुमने इसकी कोई इज्जत नहीं बढ़ाई। इसका लिखा नहीं है, मैं जोड़ रहा हूं कि गांधी कहते हैं कि इस राम मंदिर के प्रति मेरे मन में तो इज्जत है ही, ये प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी का प्रधानमंत्री, ये पूछ की कोई जरूरत नहीं। और एक और घटना है जो बिहार के लोगों को जानना चाहिए। गांधी जी के काम करने का तरीका था। 1947 में जब वो आए थे तो श्री कृष्ण सिन्हा के मंत्रिमंडल में कृष्ण वल्लभ सहाय मंत्री और बिहार के जमींदारों ने और बिहार के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पूरी मोटी फाइल बनाकर श्री कृष्ण सिन्हा के पास दी थी कि इनको मंत्रिमंडल से हटाइए। श्री कृष्ण सिन्हा गांधी जी के पास जाते हैं और वो पूरी फाइल दे देते हैं कि आप निर्णय करिए, मेरे ऊपर ये दबाव है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। वो फाइल पढ़ने का समय गांधी जी को नहीं था। राम मंदिर मिश्र को कहा कि ये फाइल ले जाओ, उसे पढ़ो और उचित सवाल। रात भर राम मंदिर मिश्र ने उस फाइल को पढ़ा, पढ़कर सुबह पहुंचे और गांधी जी से कहा कि कृष्ण वल्लभ सिन्हा को, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय को मंत्रिमंडल से किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाना चाहिए।
तो गांधी जी ने पूछा कि क्यों, तो कहा कि दो कारण। एक तो उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है, आप हटवाएंगे तो ये माना जाएगा कि जमींदारों के दबाव में हटाए हैं, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को मैंने देखा, वो सब ईर्ष्यावश है। और गांधी जी ने कहा रामनंदन मिश्र को कि तुमसे यही उम्मीद थी, और श्री कृष्ण वल्लभ सहाय मंत्रिमंडल से हटाए नहीं गए, बने रहे। कोई नहीं जानता कि वो फाइल गांधी जी ने रामनंदन मिश्र को दी थी, वो उनके संस्मरण में, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि किसी को मालूम न हो कि तुमको मैंने फाइल दी। आखिरी कांग्रेस है जिसमें रामनंदन मिश्र गए हैं, वो मेरठ की कांग्रेस है। मैं ये मानता हूं कि मेरठ की कांग्रेस आचार्य JV कृपलानी के अध्यक्ष बनने की कांग्रेस है, और ये 1947 के आसपास की है, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्हें छोड़ना पड़ा, तो कृपलानी जी अध्यक्ष बने। उस अंतिम कांग्रेस में रामनंदन मिश्र जाते हैं, और उसमें उस कांग्रेस में सरदार पटेल का एक भाषण हुआ है। सरदार पटेल का वो भाषण अप्रकाशित है और कम लोग जानते हैं। इस किताब में भी उसका उल्लेख तो है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि उन्होंने कहा क्या, परंतु रामनंदन मिश्र गांधी जी को जाकर बताते हैं कि सरदार के भाषण का ये जो अंश है वो आपत्तिजनक है। तो गांधी जी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। मृदुला साराभाई वहां बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि रामनंदन मिश्र जो कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है। और इसी तरह से एक प्रसंग और है, यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक नेता बहुत हैं, उनके काम का है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके पत्र का कोई जवाब न दे तो आप बहुत शिकायत मत करें। जब कोई मंत्री आपके पत्र का कोई जवाब न दे तो आप ये मत मानिए कि बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि रामनंदन मिश्र स्वयं कहते हैं गांधी जी से कि आज के मुख्यमंत्री मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे पत्र का जवाहरलाल नेहरू भी जवाब नहीं दे रहा है। तो आपका साथी कोई अगर मुख्यमंत्री बन जाए, मैं राज्यपाल होने की बात नहीं कर रहा हूं, और वो आपके पत्र का जवाब न दे, तो रामनंदन मिश्र का जो रचना ग्रंथावली का जो पहला खंड है वो आपको बहुत सहारा देगी कि हाँ ये जमाने से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात और बताऊं आपको, 1947 में आजादी आ गई, लेकिन रामनंदन मिश्र जैसे लोगों के लिए आजादी अधूरी थी। तो वो गुरदासपुर में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 1947 में, और जेल से छूट करके आ करके गांधी से मिलते हैं, और गांधी उनसे पूछते हैं कि पंजाब का हाल क्या है। आप जानते हैं 1947 में पंजाब के हाल के बारे में। उसी तरह से इस खंड में क्रांतिकारी पद्धति के बारे में एक बहुत अच्छा विश्लेषण है, और रामनंदन मिश्र एक सूत्र देते हैं जो हमारे सब के लिए, आपके लिए, सबके लिए काम का है। वो कहते हैं कि क्रांति एक व्यवहारिक प्रश्न है, यानी किताबों से क्रांति नहीं आती। और अगर आपने कभी पढ़ा हो तो लेनिन ने भी क्रांति का जो तरीका अपनाया
उसमें अपने साथियों से कहा कि गांव में जाओ, उन लोगों से बात करो, उनको सुनो। और यही बात रामनंदन मिश्र भी कहते हैं कि क्रांति एक व्यवहारिक प्रश्न है। कहा है, लेकिन इसमें उसका प्रमाण है। 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए 5,000 रुपया दिया। ये किताब सही समय पर इसलिए आई है क्योंकि आज के उम्मीदवारों का चुनाव खर्च आप जरा देखिए, और अगर चुनाव महंगा होता है तो लोकतंत्र खोखला हो गया। सही बात। और जितना महंगा होता जाएगा लोकतंत्र उतना खोखला होता जाएगा। ये रामनंदन मिश्र की ग्रंथावली की चेतावनी है। इस किताब को अगर कोई विद्यार्थी पढ़े, पढ़े, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता पढ़े, तो 50-100 ऐसी किताबें हैं जिनको दुर्लभ पुस्तक मानेंगे आप, लेकिन आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका दिमाग बदल जाएगा। इन ग्रंथावली में उन किताबों का उल्लेख है, उन किताबों में क्या है इसका भी उल्लेख है, और इसको पढ़ते हुए आप पाएंगे कि महात्मा गांधी स्वयं इतने बड़े नेता थे, इतने व्यस्त थे, अपनी व्यस्तता के बावजूद उनका अध्ययन जो था वो सागर की गहराई का था। उन्होंने रामनंदन मिश्र को तमाम ऐसी किताबें बताई हैं जिसको पढ़ो। रोमन एम्पायर कैसे नष्ट हो गया, मशहूर किताब है गिबन की। गांधी जी ने कहा कि रामनंदन मिश्र को भी पढ़ो। तो इस पहले खंड के बारे में आपको मैंने बताया, और मैं अपनी थोड़ी सी बात कह करके बात पूरी करूंगा। अगर आप मुझसे पूछें कि पहले खंड के बाद सबसे महत्वपूर्ण खंड क्या है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए, मैं कहूँगा कि चतुर्थ खंड है। चतुर्थ खंड इसलिए महत्वपूर्ण है मेरी नजर में क्योंकि इसमें गांधीवादी परंपरा को समझाया गया, और उसमें 13 अगस्त 1981, इस तारीख को याद रखिए, 13 अगस्त 1981 वो तारीख है जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई, और जेपी नहीं है, लेकिन पटना में सर्वोदय का एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में रामनंदन मिश्र आते हैं और भाषण करते हैं। उससे पहले उसी तारीख में उन्होंने समाजवादियों से एक पत्र, अपने समाजवादी साथियों को एक पत्र लिखा। वो पत्र चतुर्थ खंड में है, मैं कहूंगा कि उसे पढ़ना चाहता हूं। उस पत्र में एक वाक्य है, और ये वाक्य उस समय कहा गया लेकिन आज भी उतना ही सच है। रामनंदन मिश्र लिखते हैं अपने पत्र में कि बीच में जो वाक्य है मैं वो पढ़ता हूं। दैवी शक्ति का अवतरण धरती पर हो चुका है। ये रामनंदन मिश्र की आस्था नहीं, मात्र आस्था नहीं, मात्र विश्वास नहीं, रामनंदन मिश्र की आध्यात्मिक जो वाणी थी वो इसमें प्रकट हुई।
और सर्वोदय के रचनात्मक सम्मेलन में जो उन्होंने भाषण दिया है पढ़ने लायक है। उस भाषण के कुछ रोचक प्रसंग है, मैं आपको बताता हूँ। एक, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गए हैं तो उनके भाषण का यह विषय है। और विदेश जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय में उनसे और अपने साथ अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ले जाना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आपकी बेटी विवाहिता है, इसलिए आपके साथ यानी प्रधानमंत्री के साथ वो प्रधानमंत्री के सहायक के रूप में नहीं जा सकते। आपको अपने खर्च पर उनको ले जाना है। तो जवाहरलाल नेहरू के पास पैसा नहीं था, वो इलाहाबाद आते हैं और इलाहाबाद में बिहार के ही सीपीएम सिंह के बड़े भाई राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह से कहते हैं कि तुम 20,000 रुपया मुझे दो, मैं उधार मांग रहा हूँ, वापस कर दूंगा। रामनंदन मिश्र वहां बैठे हुए हैं, तो रामनंदन मिश्र और राजेश्वर प्रसाद सिंह ने इलाहाबाद में घूम करके, इलाहाबाद की घटना घूम कर कुछ घंटे में अपने मित्रों से 20,000 रुपया इकट्ठा किया और नेहरू जी को दे दिया। अब इस संस्करण को पढ़ते समय मेरे दिमाग में आया कि कहाँ जवाहरलाल नेहरू, कहाँ उनकी इतनी बड़ी ईमानदारी और उनकी बेटी इंदिरा गांधी। आज हम इमरजेंसी के 50 साल में हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत उपकार किया है इस देश पर। संविधान हत्या दिवस बनवाया उन्होंने, पूरा देश में इमरजेंसी को लोग याद कर रहे हैं। और जब मैं इमरजेंसी के बारे में आजकल रोज हर पखवाड़े कुछ लिखता हूँ, अभी मैंने संजय गांधी पर 3 आर्टिकल लिखे हैं और कोई हमने कल्पना से नहीं लिखा। विनोद मेहता एक बड़े पत्रकार होते थे, विनोद मेहता ने एक किताब लिखी है संजय स्टोरी। जनार्दन ठाकुर एक बड़े पत्रकार होते थे, हाल में प्राइम मिनिस्टर्स में उन्होंने लिखा है। इन 2 किताबों में संजय गांधी के बारे में जो कुछ है उसको जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 2 निष्कर्ष पर पहुंचा और इस निष्कर्ष को कोई चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि इसके प्रमाण है। और निष्कर्ष क्या है कि सत्ता के मोह में इंदिरा गांधी ने भारत पर तानाशाही थोपी, इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं। और पुत्र मोह में उन्होंने प्रधानमंत्री निवास का इतना दुरुपयोग होने दिया है कि अनाचार और अत्याचार के जो भी निर्णय हुए वे सब एक सफदरजंग में हुए, उस समय हुए जब इमरजेंसी लगी। कहाँ जवाहरलाल नेहरू और कहाँ उनकी बेटी। संजय गांधी उस समय कुछ नहीं थे, न कांग्रेस के ऑफिस में थे, न सरकार में थे, न एमएलए थे, न एमपी थे। राज्य व्यवस्था में कोई उनकी जगह नहीं थी, मात्र इंदिरा गांधी के बेटे थे। लेकिन इमरजेंसी में संजय गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। और ये हमको इमरजेंसी जब हम याद करते हैं, रामनंदन मिश्र को जब हम याद करेंगे कि रामनंदन मिश्र ने जवाहरलाल नेहरू की वो छवि बनाई है, वो सच्ची छवि बनाई है। और कहाँ हम पहुंच गए। 14 मार्च 1974 को 18 मार्च 1974 को बिहार में विधानसभा का घेराव करते हुए छात्रों ने विद्यार्थी आंदोलन शुरू किया था। जेपी का उस आंदोलन में नहीं था, लेकिन 14 मार्च 1974 एक तारीख है। एक तारीख चतुर्थ खंड में आपको मिल जाएगा।
और जेपी को मिलकर रामनंदन मिश्र, जेपी और रामनंदन मिश्र के जो रिश्ते हैं उसमें भाईचारा है, स्नेह है, करुणा है और जेपी के प्रति रामनंदन मिश्र में आत्मीयता है। उसके उदाहरण इस ग्रंथावली में जब लाहौर जेल में रामनंदन मिश्र को यात्रा दी जा रही है, असहनीय यात्रा दी जा रही है, उस समय उनको बहुत मालूम पड़ता है कि जेपी भी लाहौर जेल में आ गए। तो रामनंदन मिश्र ने लिखा है कि ये यात्रा तो जेपी नहीं सहा, क्योंकि जेपी के प्रति उनका जो उनके मन में जो स्नेह भाव, जेपी सर्वोदय की तरफ मुड़े और रामनंदन मिश्र अध्यात्म की तरफ मुड़े, ये 1952 में हुआ जब चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की पराजय हुई और उसमें जो समाजवादियों का सम्मेलन हुआ, जेपी रो पड़े। रामनंदन बाबू ने लिखा है कि जेपी का तो रोते हुए मैंने देश और उन्होंने पूरी पराजय की जिम्मेदारी लेकर के ईमानदारी से, लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत थी तो 14 मार्च 1974 को वो पटना कलम कुआं जेपी से मिलने आते हैं और जेपी को उन्होंने जो सलाह दी है, मैं ये मानता हूँ कि रामनंदन मिश्र की सलाह पर अगर जेपी चले होते तो संपूर्ण क्रांति का अर्थ अपने मंजिल पर पहुंचता, लेकिन रामनंदन मिश्र की सलाह उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने उन लोगों की सलाह मानी जो संसदीय राजनीति के प्रणाली में संपूर्ण क्रांति के अनुभवों को डाल देना चाहते हैं। और इसके बारे में मैं अभी आगे कुछ नहीं कहूंगा, केवल मैं ये कहूंगा कि रामनंदन मिश्र जहां भी होंगे उन्हें प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान को आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता होगी। ये ग्रंथावली आरिफ साहब ने मुझसे पूछा कि प्रधान जी की उम्र क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रधान जी को अपनी शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद आत्मबल से, अध्ययन के बल से और सहयोगियों की मदद से इन्होंने एक ग्रंथावली सचमुच बनाकर हमारे ऊपर बड़ा लिखा और हम सब लोग प्रधानमंत्री के और हम सब लोग भी नहीं, आने वाली पीढ़ियां में प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान को याद रखेंगे। इस कार्य में सुरेंद्र कुमार गांधी पीस फाउंडेशन के सेक्रेटरी थे, यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी मदद की और जो इसमें रिसर्च किया गया है, जो सामग्री जुटाई गई है, सब का के परिश्रम का परिणाम है। सुरेंद्र कुमार जी के बारे में एक बात मैं आपसे कहता हूँ, जब गांधी पीस फाउंडेशन के सेक्रेटरी थे तो उन्होंने एक एसआर मेहता का भाषण करवाया। पिछले दिनों वो भाषण में पढ़ा, उस भाषण में एक रहस्य का उद्घाटन और मित्रों आपको ये बात जाननी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा सावरकर को जवाब देने। इतिहासकार प्रोफेसर एसआर मेहता ने अपने उस भाषण में कहा है कि गांधी जी ने 1940 में जब गांधी सभा हुई, गांधी सेवा संघ की जो बैठक हुई बंगाल में, उसमें साफ साफ कहा गांधी ने कि अब मैं ये बात बता सकता हूं कि हिंद स्वराज
मैंने डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के लिए लिखी। तो अगर आप हिंद स्वराज के बारे में, हिंद स्वराज एक शास्त्र है, लेकिन हिंद स्वराज किसके लिए लिखा गया? हिंद स्वराज प्राण जीवन मेहता के लिए लिखा गया। और ये श्रेय सुरेंद्र कुमार जी को है, क्योंकि उन्होंने भाषण करके करवा करके फिर वो पुस्तिका बनवाई, और जिनको भी चाहिए वो पुस्तिका मिल सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रोफेसर रमेश गौड़ को इस बात का श्रेय है, इनके परिश्रम का, इनकी निगरानी का। और मैंने इनसे बार बार ये कहा, मजाक में कहा, वैसे तो मैं जानता हूं कि प्रधान जी 100 साल जिए, लेकिन मैं रमेश गौड़ को क्या समझाऊं? तो मैं इनसे कहता था कि देखिए, प्रधान जी के जीवित रहते किताब आ जाना चाहिए। IGNCA सरकारी अर्ध सरकारी संस्था, सरकारी संस्थाओं में किताब की योजना बनती है, साल लग जाता है। हमने कहा कि फरवरी में ये किताब, ये ग्रंथावली आ जानी चाहिए, और ग्रंथावली आई है, अच्छी आई है, आपके हाथ में जाएगी तो आप इसकी सराहना करेंगे, इसको पढ़ेंगे। मैं कहूँगा कि आप इसे पढ़ें, और इसलिए 3 लोगों को इस ग्रंथावली का श्रेय है, प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान, सुरेंद्र कुमार, रमेश गौड़। मैं यहाँ इन तीनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और मुझे आपने यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके प्रति मैं अपना आभार